हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। तो आज की टॉपिक में हम लोग बात करने वाले हैं मानवीय पर्यावरण। तो मानवीय पर्यावरण की बात करते हैं तो मानवीय पर्यावरण का मतलब होता है कि मानव के चारों ओर पाए जाने वाली परिस्थितियों को ही हम कहते हैं मानवीय पर्यावरण कहते हैं। यदि हम मानवीय पर्यावरण की बात करें तो मानव के चारों ओर किस प्रकार के पर्यावरण पाए जाते हैं। उसमें बस्तियां पाई जाती है, परिवहन पाए जाते हैं और संचार पाए जाते हैं। क्योंकि यही तीन ऐसी विशेषताएं हैं जिनके माध्यम से मानव अपनी जरूरतों को पूरा कर पाता है। तो आइए चालू करते हैं इस टॉपिक के बारे में। अध्याय 1 में हम पढ़ चुके हैं प्रारंभिक मानव भोजन, वस्त्र, आवास के लिए पूर्ण रूप से प्रकृति पर निर्भर था। क्योंकि शुरुआती टाइम में जो भी मानव होता है, जो भी व्यक्ति होता है, उस व्यक्ति को जीवन जीने के लिए जीवन जीने के लिए यदि किसी चीज की जरूरत पड़ती है तो वो होती है भोजन। तो भोजन के लिए हम लोग किस पे डिपेंड करते थे? जंगलों पर निर्भर रहा करते थे। क्योंकि जंगलों से ही हम शिकार करके, जानवरों को मार करके अपना खाना तैयार करते थे। हम वस्त्रों को पहनने के लिए जो शिकार किए गए जानवर थे उनके खाल का हमने इस्तेमाल किया पहनने के लिए। आवास की बात करते हैं तो हमने क्या किया, तो गुफाओं को बनाया और गुफाओं में ही हमने रहने का काम चालू कर दिया था। इस प्रकार से शुरुआती जीवन में लोगों ने अपनी पूरी जरूरतों को कहीं ना कहीं डायरेक्ट और इनडायरेक्ट तरीकों से प्रकृति पर निर्भर होकर के पूरा करते थे। लेकिन समय के साथ उसने नए कौशल विकसित करके खाद्य पदार्थों का उत्पादन किया। अब खाद्य पदार्थों का मतलब होता है कि लोगों ने अब अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए फसलों का उत्पादन करना चालू कर दी। जब बात आती है फसलों के उत्पादन के बारे में, तो क्या आप जानते हैं कि विश्व में या भारत में पहली बार फसलों का उत्पादन कहाँ किया गया? तो भारत में पहली बार फसलों के उत्पादन की बात करते हैं तो वो हड़प्पा सभ्यता में किया गया। किसमें किया गया? हड़प्पा सभ्यता में किया गया। इस प्रकार की सभ्यता का विकास कहाँ होता है? तो वह सिंधु नदी के किनारे होता है। अब बात ये भी तो आती है कि ज्यादातर हमारे पास सभ्यताओं का विकास सिंधु नदी के किनारे या फिर किसी नदी के किनारे ही क्यों होता है। आइए देखते हैं तो आगे समझेंगे। कहता है कि हमने खाद्य पदार्थों का उत्पादन किया, घर बनाने का काम किया, यातायात का इस्तेमाल किया और संचार के बेहतर साधनों का विकास किया। इस प्रकार उसने अपने आवास के वातावरण को अपने अनुकूल बनाया। तो आवास और वातावरण। अब बात यहाँ पर यह आती है ना कि जो आवास का स्थल होता है उसके लिए उपयुक्त वातावरण किस प्रकार के होते हैं। तो यहाँ पर लिखा गया है, क्या आप जानते हैं? क्या जानते हैं भाई? तो कहता है कि वे स्थान जहाँ भवन अथवा बस्तियां विकसित होती है, घर और घरों का समूह विकसित होता है, उसे आवास स्थल या बसाव स्थान कहते हैं। जैसे कि हमारे पास गांव हो गए या फिर शहर हो गए। क्योंकि दोनों ही जगहों पर लोग अकेले नहीं बल्कि लोग समूह में रहना पसंद करते हैं। लेकिन बात आती है कि एक आइडियल बसाव स्थान कौन सा हो। एक आइडियल फॉर्म जहां पर लोग रहते हैं उन्हें हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं? तो कहता है कि जहां पर अनुकूल जलवायु, आपके अकॉर्डिंग जलवायु, जहां पर जल की उपलब्धता हो, जल आपको आसानी से आपके नीड को पूरी करता हो, आपके लिए उपयुक्त लैंडफॉर्म हो जहां पर आप अपने जरूरतों को पूरा करने के लिए खेती कर सकते हैं, उत्पादन कर सकते हैं। या फिर आपको उत्पादन करने के लिए कैसी जमीन हो, तो उपजाऊ मिट्टी हो। यदि इस प्रकार की चीजें पाई जाती है तो उसी को हम कहते हैं क्या? आदर्श बसाव स्थान कहते हैं, जहां पर हम अपने आप को अच्छे तरीके से स्थापित कर पाते हैं। ठीक है क्लास? कह रहा है ना, बस्तियां वे स्थान है जहां लोग अपने लिए घर बनाते हैं। जब बस्तियों की बात करते हैं तो हम लोग बस्तियों से सोचना मतलब होता है कि जो लोग झुग्गी झोपड़ी में रहते हैं उन्हें हम बस्तियां कहते हैं, ऐसा नहीं। बस्तियां वो होती है जहां पर लोग अपने जीवन को सरवाइव करने के लिए अपनी शुरुआत पहली बार करना चालू करते हैं। कहता है कि प्रारंभिक मनुष्य, शुरुआती टाइम के मनुष्य वृक्ष एवं गुफाओं में निवास करते थे। वृक्षों का मतलब होता है कि कुछ पेड़ों के बीच में वो लोग अपने घर बनाया करते थे और झुंड में रहने का काम करते थे। जब उन्होंने फसलें उगाना चालू किया तो उनके लिए एक स्थान
एक अस्थाई घर बनाना जरूरत हो चुकी थी। क्योंकि जब आप फसलों को बनाओगे, फसलों का उत्पादन करोगे तो उन्हें काटोगे तो कुछ समय रुकना ही पड़ेगा, जब तक उत्पादन बढ़ेगा नहीं। तो कम से कम 4 से 6 महीने तक आपको क्या करना पड़ेगा, तो आपको एक जगह पर अस्थायी तौर से घर बना के रहना पड़ेगा। कहता है बस्तियों का विकास नदी घाटियों के निकट हुआ, क्योंकि वहाँ पर्याप्त मात्रा में जल उपलब्ध होता है। अब देखो, जब भी आप खेती की बात करते हो तो खेती करने के लिए आपको क्या चाहिए, सबसे जरूरत होती है हमें जल चाहिए या पानी चाहिए। और ये पानी कहाँ मिलेगी, तो ये पानी आपको मिलता है नदी के आसपास ही मिलता है। और जब नदियाँ यहाँ के आसपास के क्षेत्र में पानी के उत्पादन को पूरी करती है, तो वह अपने साथ लाए गए डस्ट को, कीचड़ को और कई सारे लाए गए अवसाद को जमा कर देती है, जिससे हम उपजाऊ भूमि तैयार होती है। जब उपजाऊ भूमि तैयार होती है तो उसका इस्तेमाल अच्छे तरीके से खेती करने के लिए हो जाता है। आइए देखो, कहता है क्या, कहता है कि व्यापार, वाणिज्य और विनिर्माण के कारण के साथ ही मानव बस्तियां बड़ी होती है। क्योंकि किसी भी क्षेत्र के अंदर यदि मानव की बस्तियां छोटे से बड़ा हो रहा है, तो उनके पीछे कौन कौन से मेन फैक्टर होते हैं। तो बस्तियों के बड़े होने के पीछे जो मेन फैक्टर होता है, वो होता है ट्रेड करना, वो होता है कमर्शियल एक्टिविटी करना, और वो होता है आपका कंस्ट्रक्शन करना, विनिर्माण करना, मैन्युफैक्चरिंग करना। अब ये सारे काम कहाँ होते हैं, तो ये सारे काम आपके होते हैं शहरों में। इसीलिए शहरों में आप क्या देखते हो, शहरों में हमारी जो बस्तियां होती हैं, ये बस्तियां काफी बड़ी बड़ी होती हैं। यहाँ पर बस्तियां तो आप देख सकते हैं कि कुछ 50 मंजिला होती है, तो कुछ आपके पास 2 मंजिला भी होती है। तो जो इस प्रकार से आप देख रहे हैं, 50 मंजिला, 2 मंजिला, ये विनिर्माण जो हो रहा है, ये कहीं ना कहीं विकास का ही तो सूचक है। मतलब कि यहाँ पर विकास काफी तेजी के साथ हो रहा है। कहता है नदी घाटी के निकट बस्ती पनपने लगी एवं सभ्यता का विकास हुआ। कह रहा है क्या, नदी के आसपास क्या होने लगा, तो सभ्यता का विकास हुआ। अब यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है कि क्या आपको सिंधु, टिग्रिस, नील, वांग नदी के आसपास विकसित होने वाले सभ्यताओं के नाम पता है क्या, जरा बताइए इनके नाम क्या होते हैं। क्लास हम बात करते हैं सिंधु नदी के बारे में, तो सिंधु नदी के आसपास जो सभ्यता का विकास हुआ वो था हड़प्पा सभ्यता का विकास हुआ। किस सभ्यता का विकास हुआ, हड़प्पा सभ्यता का विकास हुआ। लेकिन जब बात करते हैं हम लोग टिग्रिस, तो टिग्रिस जो है वह दजला नदी को कहते हैं। किसे कहते हैं, दजला नदी को हम टिग्रिस कहते हैं। और इस नदी के आसपास जिस सभ्यता का विकास हुआ उसे हम कहते हैं मेसोपोटामिया। क्या कहते हैं, मेसोपोटामिया की सभ्यता कहते हैं। और इस सभ्यता के कारण ही काफी बड़ी मात्रा में इसने अपना विकास एशिया के पश्चिमी हिस्सों में बड़े स्तर पर किया। यदि बात करते हैं नील नदी के बारे में, तो जो नील नदी है ये विश्व की सबसे लंबी नदी है। और इस नदी के किनारे मिस्र की सभ्यता का विकास होता है। नील नदी के किनारे किस सभ्यता विकास होता है, तो वो होता है मिस्र सभ्यता का विकास होता है। जब हम बात करते हैं वांग ही नदी के बारे में, तो वांग ही नदी को हम कहते हैं, इसे जलता एरो, इसे कहते हैं पीली नदी भी कहते हैं। और इस नदी के किनारे ही चीनी सभ्यता का विकास होता है। किस सभ्यता का विकास होता है, तो चीनी सभ्यता का विकास होता है। इस प्रकार से देखा कि ज्यादातर ज्यादातर सभ्यता का विकास किसी न किसी नदियों के आसपास ही हो रहा है। तो नदियां क्या है, नदियां जो है वो सभ्यता का जन्म स्थान है। क्या है, तो जन्म स्थान है, यहीं पर से सारे ही सभ्यताओं का विकास होता है। लेकिन यहाँ से एक चीज और भी निकल के आई ना। कहते हैं कि यहाँ के जो लोग बस्तियों में रहा करते थे, ये लोग या तो अस्थायी तौर से रहते थे या अस्थायी तौर से रहते थे। अस्थायी मतलब परमानेंट, और अस्थायी मतलब टेम्पोररी तरीके से रहते थे। जो बस्तियां कुछ समय के लिए बनाई जाती थी उन्हें अस्थायी टेम्पोररी कहा गया। जैसे कि घने जंगलों में, गर्म एवं ठंडे रेगिस्तान में, पर्वतों के निवासी अक्सर अस्थायी बस्ती में रहा करते थे। क्योंकि गर्मी के टाइम में इन्हें नीचे से ऊपर जाना पड़ता था। मतलब कि इन्हें जंगल क्षेत्रों से गर्मी वाले क्षेत्र होते हैं उनसे पहाड़ी क्षेत्र में जाना पड़ता था, क्योंकि पहाड़ी क्षेत्र में क्या होते हैं, तो यहाँ ठंडी होती है। लेकिन जो रेगिस्तान का इलाका होता है ज्यादा गर्म होता है। तो ये लोग यहाँ से क्या करते थे, ये लोग हमेशा ही यहाँ से डिस्प्लेस हो जाया करते थे, कुछ समय के लिए ऊपर चले जाया करते थे। लेकिन जैसे ही पहाड़ी क्षेत्र में ठंडी बढ़ती थी, ये लोग फिर से यहाँ से छोड़ करके नीचे की ओर चलाया करते थे। तो इन लोगों का जो जगह था, घर था, बस्तियां थी, वो अस्थायी थी।
कहते हुए आखेट, आखेट का मतलब होता है शिकार करना, इसीलिए इस प्रकार के लोगों को कहते हैं हंटिंग कम्युनिटी भी कहते हैं। क्या कहते हैं क्लास? तो आखेट का मतलब होता है हंटिंग कम्युनिटी भी कहते हैं। संग्रहण, संग्रहण का मतलब होता है ये लोग इसे स्टोर किया करते थे, स्टोरेज की व्यवस्था थी इनके पास। कहता है कि स्थानांतरित कृषि, स्थानांतरित का मतलब होता है कि जूमिंग फार्मिंग। जूमिंग फार्मिंग का मतलब होता है कि आज आपने इस जगह पे खेती किया, और जब इस जगह पे खेती हो गया 4 महीने के बाद, तो इन लोगों ने इस जगह को छोड़ करके किसी दूसरी जगह खेती करना चालू कर दिया। फिर यहाँ पे 4 महीने किया, तो इस प्रकार से ये लोग हर समय के बाद एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर किया करते थे। इसी को हमने नाम दिया क्या? जूमिंग फार्मिंग का नाम दिया। इस प्रकार की जो फार्मिंग होती है वो इंडिया के नॉर्थ ईस्ट स्टेट में देखने को मिल जाती है। कहाँ पर? तो इंडिया के नॉर्थ ईस्ट स्टेट में देखने को मिल जाती है। एवं ऋतु प्रवास, ऋतु प्रवास का मतलब होता है जब यहाँ पर ऋतुओं में बदलाव आती है, जब यहाँ पर ऋतु में बदलाव आती है तो ये लोग भी अपने जगहों को बदल लिया करते थे। जैसे कि ठंडी के समय में देखा जाए तो ये रेगिस्तान के इलाके में, और गर्मी के इलाके में देखा जाए तो ये पहाड़ी इलाकों में जाया करते थे। कहता है कि यद्यपि अधिकांश बस्तियां आज अस्थायी बस्तियां हैं, मतलब कि लोग अब परमानेंटली तरीके से एक ही जगह पर सेटल हो चुके हैं। इन बस्तियों में लोग रहने के लिए घर बनाते हैं, जैसे कि आप इस डायग्राम में देख सकते हैं कि इन लोगों ने अपने को रहने के लिए क्या बना दिया है? घर बनाना चालू कर दिया है। कहता है कि मैरी, मैरी एक लड़की का नाम है, इसका जन्मदिन था। केक काटने के लिए वो अपने मित्रों के साथ गुरप्रीत की प्रतीक्षा कर रही थी। आखिरकार थकी खांसती और हांफती हुई गुरप्रीत पहुंचती है। उसने बताया कि अत्यधिक यातायात जाम था, मतलब कि यहाँ पर ट्रैफिक लगा हुआ था। मैरी की माँ मिसेस थॉमस ने गुरप्रीत की पीठ थपथपा करके गहरी सांस भरी। ओह, हमारे शहर में बहुत प्रदूषण है। प्रसाद हाल ही में गांव से आया था। उसने पूछा, शहर में इतना प्रदूषण तथा यातायात जाम क्यों होता है? शहरों में बढ़ती आबादी के कारण दिन प्रतिदिन वाहनों की संख्या बढ़ती जा रही है। मैरी के पिता मिस्टर थॉमस ने कहा। मैरी ने पूछा, तब लोग शहर क्यों आते हैं? उसकी मां ने उत्तर दिया, वे लोग यहाँ पर नौकरी, बेहतर शिक्षा और चिकित्सा की सुविधा के लिए तलाश में आते हैं। तो यहाँ पे मेन कंपोनेंट आ गया कि ज्यादातर लोग शहरों में किस लिए आते हैं? तो नौकरी के लिए आते हैं, अच्छी शिक्षा के लिए आते हैं, और आपके मेडिकल फैसिलिटी के लिए यहाँ पर आते हैं। यहाँ पे कहता है कि मैरी ने पूछा, यदि इतनी अधिक संख्या में लोग शहर में आते हैं तो ये लोग कहाँ रहेंगे? फिर मिस्टर थॉमस ने यही कहा, कहता है कि यही कारण है कि शहरों में काफी ज्यादा मात्रा में गंदी बस्तियां, अवैध कब्जे वाली बस्तियां दिखाई देती है, जहाँ लोग भीड़ भाड़ और अस्वस्थकारी परिस्थितियों में रहते हैं, क्योंकि यहाँ का क्लाइमेट, यहाँ का कंडीशन काफी ज्यादा खराब होता है। शहर में जल और विद्युत की कमी एक सामान्य समस्या है, क्योंकि शहरों में लोगों को जल्दी या पूरी तरह से कभी भी सुविधाएं पूरी तरह से नहीं मिलती है। कहता है, प्रसाद ने कहा कि हमारे गांव में बड़े सिनेमा घर, अच्छी सुविधाओं वाले स्कूल, अच्छे अस्पताल नहीं है, लेकिन हमारे यहाँ बहुत सारी खुली हुई भूमि, सांस लेने के लिए ताजी हवा मिलती रहती है। तो ये क्या है, एक टाइप से देखा जाए तो ये उनकी विशेषता बता रहा है कि शहरों में किस प्रकार की विशेषता होती है और गांव में किस प्रकार की विशेषता होती है। कहता है कि जब मेरे दादाजी बीमार थे तो उनको शहर के अस्पताल में लाना पड़ा था, क्योंकि शहरों में ज्यादा फैसिलिटी होती है। क्या होती है? तो शहरों में ज्यादा सुविधाएं होती है, किसकी अपेक्षा? गांव की अपेक्षा, क्योंकि गांव में इस प्रकार की व्यवस्था देखने को नहीं मिलती। कहता हूं, ऊपर दिए गए संवाद से बस्ती के दो विभिन्न चित्र सामने आते हैं। मतलब बस्तियां जो होती है वो दो प्रकार की होती है। कौन कौन सा? तो पहला ग्रामीण बस्तियां होती है और दूसरा शहरी बस्तियां होती है। अब जब बात करते हैं ग्रामीण और शहरी बस्तियों के बारे में, तो आइए देखते हैं क्या कहता है इसके बारे में। यहाँ कह रहा है कि गांव ग्रामीण बस्तियां होती है, जहां लोग कृषि, मत्स्य पालन
वानिकी, दस्तकारी, पशुपालन जैसे कुछ काम करते हैं। तो ये लोग जितना भी काम कर रहे हैं, ये कहीं ना कहीं ये लोग प्रकृति के ऊपर निर्भर रह के करते हैं। मतलब कि इनका जो उत्पादन होता है वो सीधे नेचर से जुड़ा हुआ होता है। किससे जुड़ा होता है? सीधे नेचर से जुड़ा हुआ होता है। यहीं पर आगे कह रहा है कि ग्रामीण बस्ती सघन या प्राकीर्ण हो सकती है। सघन या प्राकीर्ण का मतलब होता है या तो उनकी संख्या ज्यादा हो सकती है या फिर उनकी संख्या कम हो सकती है। मतलब कि ज्यादा या फिर कम दोनों ही मात्रा में देखने को मिल सकती है। सघन बस्तियों में घर आस-पास बने होते हैं और प्रकीर्ण बस्तियों में लोगों के घर दूर-दूर व्यापक क्षेत्र में फैले होते हैं। जैसे कि इस चित्र में देखिए और इस चित्र में देखिए। इस चित्र में देखिएगा तो आपको लगता है कि घर जो है ना वो एक के ऊपर एक घर बनाए गए हैं, एक के ऊपर एक घर बनाए गए हैं। लेकिन यहाँ पर एक घर यहाँ पर, दूसरा घर यहाँ पर, तीसरा घर यहाँ पर, तो दूर-दूर क्षेत्रों में घर बनाए गए हैं। कहता है इस प्रकार की बस्तियां मुख्यतः पहाड़ी क्षेत्रों, जंगल, घने जंगलों में अति विषम जलवायु वाले क्षेत्रों में पाई जाती है। जो इस प्रकार के क्षेत्र देख रहे हैं वो पहाड़ी क्षेत्र में ज्यादातर देखने को मिल जाता है। 7.3 पिक्चर में आप देख सकते हैं, अभी मैंने आपको दिखाया। कह रहा है ग्रामीण क्षेत्रों में लोग अपने पर्यावरण के अनुकूल घर बनाते हैं, क्योंकि गांव में जो लोग जैसे रहते हैं वैसे ही उनके घर होते हैं। ज्यादातर यदि गांव में गर्मी ज्यादा पड़ रही है तो लोग गर्मी से बचने के लिए क्या करते हैं, इनकी जो दीवार होती है काफी ज्यादा मोटी होती है। इनकी दीवार की मोटाई लगभग 20 इंच, सॉरी 20 इंच से लेकर के 30 इंच के बीच में होती है। लेकिन जो गांव में शहरों में घर बनाए जाते हैं वो लगभग 4 इंच की ही आपकी होती है। तो गांव में और शहरों के घरों के दीवार में कितना अंतर होता है। इसीलिए गांव के जो दीवार होते हैं वो गर्मी के टाइम में वातावरण इनका ठीक रहता है, लेकिन ठंड हमारे शहरों में गर्मी के टाइम में हमारे घर का रूम का तापमान बढ़ जाता है, लेकिन यहाँ का तापमान बढ़ता नहीं है। कहता है इसके साथ साथ क्या कहता है, अत्यधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में ढाल वाली छत होती है। जहाँ पर ज्यादा वर्षा होती है वहां पर इस प्रकार के छत बनाए जाते हैं ताकि पानी आए नीचे गिर जाए। जिन स्थानों पर वर्षा के समय जल का जमाव होता है वहां ऊंचे प्लेटफॉर्मों पर सिल्टर बना करके घर बनाए जाते हैं। जैसे कि इस डायग्राम में देख सकते हैं आप लोग कि यहाँ पर किस प्रकार से घरों को बनाने के लिए नीचे बांस के खंभे लगाए गए हैं और इनके ऊपर घरों को बनाया गया है। कह रहा है कि गर्म जलवायु वाले क्षेत्र में, जहां पर जलवायु ज्यादा गर्म होती है उन क्षेत्रों में मिट्टी की मोटी दीवार वाले घर पाए जाते हैं। क्यों? क्योंकि वहां पर गर्मी से बचाने के लिए दीवार को मिट्टी की मोटी परत के तौर पे बनाया जाता है ताकि गर्मी बाहर से आएगी तो ये अंदर नहीं जा पाएगी। कहता है जिनकी छत फूस की बनी होती, जैसे कि आप देखें तो मैं आपको दिखाता हूँ कि यहाँ पर ज्यादातर घर देखेंगे तो इसके जो घर हुआ करते थे ना, ये सारे घर ये कहीं ना कहीं फूस के बनाए गए थे। ठीक है, फूस का मतलब होता है घास फूस से बनाना। कह रहा है कि स्थानीय सामग्री जैसे कि पत्थर, कीचड़, चिकनी मिट्टी, तिरना इत्यादि का उपयोग करके घरों को बनाया गया था। इस प्रकार का जो घर होते हैं वो झोपड़ पट्टी वाले घर होते हैं जो इस प्रकार से देखने को मिल जाते हैं। तो ऐसे घरों का निर्माण इस समय किया गया था। लेकिन बात करता है क्या नगरी बस्ती में, नगरों के बस्तियों में नगर छोटी और शहर उनसे बड़ी बस्तियां होती है। जैसे कि दिल्ली छोटा है लेकिन यहाँ के घर मकान कितने हैं तो बड़े बड़े मिलते हैं। नगरीय क्षेत्रों में लोग निर्माण, व्यापार, सेवा क्षेत्र में कार्यरत है और अपने राज्य के कुछ गांव, नगरों और शहरों के नाम के लिखिए। कैसे कौन कौन से आपके गांव, शहर और नगर के नाम है जो काफी ज्यादा फेमस है और उनके आसपास इस प्रकार के घर देखने को मिल जाते हैं। तो क्लास आज की क्लास में हमने बात किया बस्तियों के बारे में। बस्तियां कितनी प्रकार की होती है, किस प्रकार की होती है, कैसी होती है, इनके बारे में आज हमने विस्तार से देखा। यह आपको कैसा लगा जरूर बताइए और वीडियो को सब्सक्राइब लाइक जरूर करें। और अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में जिसमें हमने बात करेंगे परिवहन के बारे में। परिवहन क्या होता है, क्यों होता है, कैसे विकास हुआ, ऐसी कुछ चीजों के बारे में हम नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।